हेलो फ्रेंड्स, सुलगुड मार्केट आप बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाला हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की शुरुआत एक गैप डाउन से होती है और निफ्टी कहीं ना कहीं वो अपने उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ देता है जिसका मैंने एनालिसिस में बताया था। कौन सा सपोर्ट? 23,840 और 800 का जोन, एग्जैक्टली पिछले हफ्ते का वीकली सपोर्ट जोन। यप, इसके टूटने मैंने बताया भी था कि ये गिरावट बढ़ेगी। ये गिरावट कहीं ना कहीं बढ़ करके निफ्टी को एक बार के लिए 23,200 150 के लेवल्स की तरफ ले जा सकते हैं। एक तरह से सीधे सीधे बोलो तो वो गैप सेटल कर सकता है, जो कि 8 अप्रैल का एक बुलिश गैप था। ये निफ्टी की गिरावट बढ़ करके निफ्टी को ले गई 23,260 के लेवल्स तक, ऑलमोस्ट मेरे सपोर्ट तक। तो आई होप आपने एनालिसिस वीडियो देखी होगा और एक अच्छा पैसा बना लिया होगा निफ्टी की यहाँ पे इस पोजीशन में शॉर्ट बना करके। और मैंने बोला भी था कि अगर आप 23,800 के लेवल को टूटते हुए भी देख रहे हैं, इसके नीचे खुलते हुए देख रहे हैं, तो भी मेरा मानना है फ्रेश शॉर्ट बनाया जा सकता है और वन साइडेड डाउन साइड आपको प्ले करने को मिल गई। हालांकि हफ्ते के मिड में और फिर हफ्ते के आखिर तक आते आते निफ्टी थोड़ा सा रिकवर भी हुआ और निफ्टी की क्लोजिंग कहीं ना कहीं इस हफ्ते की 23,600 के करीब हुई। ओवरऑल ब्रेकडाउन लेवल के नीचे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो ये जो रिलीफ हमें देखने को मिली, डेफिनेटली ये हफ्ता कहने कि इवेंट्स के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट था। इस हफ्ते में Q4 रिजल्ट तो थे ही थे, बट ग्लोबल मार्केट की नजर कहीं ना कहीं सीधे सीधे थी यूएस और चाइना की समिट पे। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि कर रहा था, कर रहा है क्या, कर रहा था, है ना, कि यहाँ पे ट्रम्प साहब चाइना जाएंगे, वहां से कुछ डील्स क्रैक करेंगे, कुछ निगोशिएशन होगा और फिर चाइना कहीं ना कहीं ईरान पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगा जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हर किसी की यही उम्मीद थी। इससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिलेगा, जो फ्यूल क्राइसिस के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमें एक रिलीफ रैली भी देखने को मिली, यूएस मार्केट में भी देखने को मिली, हमारे मार्केट में भी रिलीफ रैली आई। ये मूवमेंट कहीं ना कहीं निफ्टी को 23,800 रुपए 840 रुपए के जोन तक भी ले गया। बाकी उसके बाद वापस कूल ऑफ आता हुआ दिखा। फ्राइडे सेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे को हमें ये चीज क्लियर हो गई थी, क्योंकि अगर सच में अगर ऐसा कुछ होना होता तो हमें ये बात सुनने को मिल जाती आखिरी दिन में, मतलब फ्राइडे सेशन में। बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग तक आते आते क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10,000 चले गए और क्रूड निफ्टी कहने के वापस करेक्ट होने लग गया। रुपया कमजोर हो गया, रुपया कहने के अपने इस समय ऑल टाइम लोज पे है, 96 रुपीज टच कर चुका है फिलहाल डॉलर। तो ये चीज समझ में आ रही है थी कि यस, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं होने वाला और जो उम्मीदें थी वो भी कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई हैं। फिलहाल देखा जाए तो जो डील यहाँ पे हुई तो वो यूएस और चाइना के बीच में हुई है, जो कि कहीं ना कहीं जो आपसी बिजनेस है, आपसी मतभेद है, उनको खत्म करने के लिए हुई है। बाकी ईरान के साथ अभी कोई खास मतभेद खत्म होने वाला मामला नहीं दिख रहा मुझे। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दिक्कत कहीं ना कहीं आगे और बढ़ सकती है और मेरी गट फीलिंग कहती है कि अगर यहाँ से अगर जो ट्रंप कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर के आए थे, मेन चीज़ यही थी कि, है ना, कि यहाँ पे चाइना से बात करके मामला खत्म करवाएंगे ईरान से, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। तो मेरा मानना है अब ट्रम्प साहब का जो मेन टारगेट होगा वो होगा खाग आइलैंड। मेरा मानना है उस पर दोबारा यूएस कहीं की इन्वेट करेगा और उसको अपने कब्जे में लेगा ताकि जो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जा सके। ऑलराइट, अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है फ्यूल अभी क्रूड ऑयल 10,000 जा चुका है, मेरा मानना है क्रूड ऑयल 10,500 या 11,000 भी जा सकता है। और हमारे यहाँ के जो हेज फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी यही मानना है कि इस साल के मिड तक कहने कि अगर ये मामला नहीं खत्म होता है तो कहने कि एक मेजर फ्यूल क्राइसिस देखने को मिल सकती है, इन्फ्लेशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, जिसकी वजह से पूरे बाजार में एक बड़ी गिरावट आती हुई दिख सकती है ना, हम यहाँ से एक बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रम्प साहब का मतलब यूएस का ईरान पे दोबारा इन्वेट करना एक बहुत बड़ी सिचुएशन, है ना, यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है कमजोरी की ओर। तो ऐसा यहाँ पे मामला देखने को मिल रहा है। तो ये बात होगी मेरी गट फीलिंग की। बाकी मार्केट में और क्या नेगेटिव न्यूज़ है, ये चीज़ कॉमन है कि एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, साथ ही साथ रुपया कमजोर हो रहा है ना, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बाजार के लिए निगेटिव है। तो कहीं से भी देखा जाए तो बाजार में कहीं ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा जो ये इंडिकेट कर सके कि मार्केट में यहाँ से कोई तेजी आ सकती है। ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि Q4 के रिजल्ट्स भी कुछ खास बाजार को खुश नहीं कर पा रहा है। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें हो गई फिलहाल सेंटिमेंट्स की, फंडामेंटल्स की, कि इस समय कैसा मामला चल रहा है बाजार में। बाकी अगर मैं निफ्टी की ओवरऑल बात कर लूँ, मंडे सेशन के लेवल्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे सीधे देखेंगे हम पहले अपर लेवल्स को। प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी में जो सपोर्ट था पहले 23,800 840 का, वो ब्रेकडाउन के बाद अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मंडे सेशन में ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करने वाला है। मेरा मानना है निफ्टी में कोई मेजर रिकवरी फर्स्ट टाइम में अगर ट्रिगर होगी तो 23,800 840 के जोन के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी के लिए जो अपसाइड टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 24,000 और 24,000
80, जहां पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट मेजर कॉलेटर का जोन और फॉलिंग 50 डेमा देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है यहाँ पे मेजर बुलिश रिवर्सल की उम्मीद हम सीधे सीधे 24,080 के ऊपर ही रख सकते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग स्ट्रेटजी की सोच रहे हैं तो मेरा मानना है लॉन्ग तभी पॉसिबल है जब निफ्टी है ना फ्राइडे के हाई को मतलब 23,800 840 को निकाल दे। यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से 10 और 20 डे में भी आता है, तो ये निकले तो ही लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाए। अदरवाइज 23,800 840 पे अगर निफ्टी सरेंडर कर रहा है दोबारा मेरा मानना है निफ्टी में बिकवाली करके चलना चाहिए। ऑलराइट, कोई भी बुलिश रिवर्सल जैसे बोला 24,080 के ऊपर ही पॉसिबल है। ऑलराइट, बाकी रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है। इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहीं ना कहीं फरवरी की हाई से ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं मई के शुरुआती हफ्ते में रिजेक्शन हमें देखने को मिला और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है ना, कोई मेजर पॉजिटिविटी को प्ले करने के लिए। बाकी डाउनसाइड में देखा जाए तो सपोर्ट अगर मुझे कहीं दिख रहा है तो वो फ्राइडे के लेवल्स हैं जो कि 23,610 और 23,600 का लेवल है। ये इमीडिएट बेसिस से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है गाइस। और मेरा मानना है अगर निफ्टी की ओपनिंग जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्लैट से गैप डाउन हो सकती है, तो अगर मैं फ्लैट ओपनिंग की बात करूं तो सिंपल सी बात है इसके नीचे अगर सस्टेन करे जस्ट गो फॉर सेलिंग। फर्स्ट टारगेट इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 23,500। बाकी मेरा मानना है अगर गैप डाउन 100-150 पॉइंट का हुआ तो निफ्टी सीधे सीधे 23,500 रुपए के नीचे खुलेगा। इंतजार करिए 10-15 मिनट, अगर इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है तो मेरा मानना है 23,500 के लेवल से भी फ्रेश शॉट बनाया जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं गाइस वो 23,260 और 23,200 का देख पा रहा हूं। मेरा मानना है जो इस हफ्ते का लो है वही हमारे लिए नेक्स्ट मेजर टारगेट होगा डाउनसाइड की ओर। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, अगर निफ्टी इस हफ्ते का लो भी अगर तोड़ देता है, डेली क्लोजिंग दे देता है, तो निफ्टी की गिरावट सीधे निफ्टी को लेके जाएगी 22,500 22,100 200 रुपए के लेवल्स, है ना, जो हमने कहने कि अप्रैल सीरीज में देखे थे, तो वो लेवल्स भी पॉसिबल हैं। एक मेजर कमजोरी, एक बड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी इस हफ्ते के लो के नीचे निफ्टी के फिसल जाने पे। हालांकि मेरा मानना है फर्स्ट ट्रिगर 23,500 रुपए के नीचे सस्टेन करना ही है। 23,500 अगर गया तो कहीं ना कहीं टेक्निकली तो देखा जाए तो एक बड़ी कमजोरी परसिस्ट करेगी। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस ले रखा है राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी। इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को मार्क कर रखा है 2 अप्रैल के लो से। इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं 13 मई को भी सपोर्ट लिया लगातार, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी काफी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, है ना। और निफ्टी 23,500 के नीचे गया तो है ना, हमें तो पता ही है निफ्टी डाउन साइड में कहां तक जाता हुआ दिख सकता है। सो हमें ये बात समझ में आ रही है कि हमें 23,200 से सॉरी 23,500 से कहीं ना कहीं 24,000 के रेंज में कहीं की लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। बाकी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें कोई मेजर डायरेक्शनल मूव दिला सकता है। अगर 24,080 निकला तो निफ्टी बुलिश, तो वहीं पे अगर निफ्टी 23,500 रुपए के नीचे इनिशियली क्लोज हो रहा है डेली बेसिस पे, तो मेरा मानना है यहाँ पे टेक्निकली निफ्टी बेरिश हो जाएगा। बाकी सिंपल सी बात है गिरावट तब और बढ़ जाएगी जब वीकली सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाएगा, है ना, जो कि इस हफ्ते का भी वीकली सपोर्ट था और आने वाले हफ्ते में भी 23,260 23,200 वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी के लेवल्स की। बाकी ओवरऑल मेरा जो बायस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोरी की तरफ ही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहीं से भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट कर सके, है ना। और अगर मुझे लॉन्ग साइड की कोई पोजीशन प्ले करनी है तो मैं Q4 रिलेटेड स्टॉक स्पेसिफिक होकर के काम कर सकता हूं, है ना, जहां पे मुझे एक अच्छा मूव इंटरडे बेसिस पे मिल रहा है रिजल्ट के बेसिस पे, या तो उसको हम देख करके चल सकते हैं। बाकी ओपन इंटरेस्ट भी देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट में भी हम देख पा रहे हैं 24,000 सबसे ज्यादा आपको ऑलरेटिंग होल्ड कर रहा है इस आने वाली एक्सपायरी में। बाकी 23,500 पे ही हमें हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और जैसे ने बताया फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन हो जाए सीधे 23,500 के नीचे, तो फिर सीधे आप देख पा रहे हो ऑप्शन डेटा में भी कि फिर डीप ओटीएम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग एक्टिव है तो 23,000 पे, तो कह सकते हैं कि 23,500 रुपए के नीचे लगातार क्लोजिंग निफ्टी को 23,000 की तरफ ले जा सकती है। ऑलराइट, तो ऑप्शन डेटा भी एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है गाइस। तो ये बात हुई गाइज ऑप्शन डेटा की। बाकी अब बात लेते हैं अपकमिंग इवेंट्स की। तो आने वाले हफ्ते में मेरा मानना है यहाँ पे जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए एफएमसी मिनट्स की। पॉल चाचा तो रिटायर हो चुके हैं, बट अब उनकी जगह जो नए फेड चेयरमैन आएंगे, है ना, उनकी फर्स्ट पॉलिसी होगी। सो लेट्स सी एफएमसी मिनट्स पे भी नजर रखनी है। बाकी और कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आना है। ऑलराइट, यही है जिस पे एक्सपेक्टेड है, पर पूरे यूएस मार्केट कहने की एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी बढ़ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो कहने की मार्केट में एक बड़ी कमजोरी देखने मिल सकती है। और उसी का असर भी हम देख पा रहे थे यूएस मार्केट में भी। फ्राइडे सेशन में एक अच्छी खासी कूल ऑफ देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी वजह थे, है ना। सो यहाँ पे हर जगह से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने का व्यू दिख रहा है, कमजोरी का व्यू दिख रहा है। बाकी हमारे यहाँ किन चीज़ों पे नजर रखनी है, मेरा मानना है फ्राइडे को फॉरेस्ट रिजर्व नंबर आए थे, उस पर हो सकता है मार्केट में फाइनेंस से स्टॉक सेक्टर थोड़ा रिएक्ट करे। बट मेरा मानना है ओवरऑल Q4 नंबर्स भी हैं जिन पे नजर रखनी है। आने वाला हफ्ता
मेटल सेक्टर का हो सकता है, अगर कहीं डिफेंसिव मूव प्ले हो रहा है तो मेटल स्टॉक्स में हो रहा है ना। टाटा स्टील्स के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। सो मेरा मानना है यहाँ पे आने वाला हफ्ता मेटल सेक्टर के लिए ड्राइव कर सकता है। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है, थोड़ा कॉन्ट्रा साइड पे लॉन्ग साइड की ट्रेड ट्राई करनी है, तो मुझे लगता है मेटल सेक्टर पे क्लोजली वॉच करना चाहिए। बाकी आने वाले हफ्ते में और कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, तो आने वाले हफ्ते की शुरुआत होगी मंडे के सेशन में, जिसमें वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स आने हैं गाइस। उसके बाद उनो मिंडा डिलीवरी के रिजल्ट हैं। बाकी लेटेंट व्यू, बाकी 17 को ट्यूसडे को देखा जाए तो कोई मेन बोर्ड रिजल्ट नहीं है। 18 मई को अगर देखा जाए तो आईओसी के रिजल्ट डेफिनेटली इस पे नज़र होगी कि फ्यूल की वजह से आईओसी पे क्या रिएक्शन पर देखने को मिलेगा। बाकी एस्ट्रल लिमिटेड के रिजल्ट हैं गाइस, आईजीएल के भी रिजल्ट हैं, तो इसको भी देखना है। बाकी देख लेते हैं सीधे 19 मई को, तो 19 मई में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट हैं, डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बाकी फार्मा में मैनकाइंड फार्मा के रिजल्ट हैं, जाइडस लाइफ के रिजल्ट हैं, पीआई इंडस्ट्रीज बीपीसीएल के रिजल्ट्स हैं। तो देखा जाए तो ऑयल इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आने हैं फिलहाल आने वाले हफ्ते में, है ना। और कुछ फार्मा स्टॉक्स भी हैं। मेटल के तो रिजल्ट्स आ गए हैं, उसका रिएक्शन हम मंडे को जरूर देखेंगे। बाकी 20 मई को देखा जाए तो ग्रासिम के रिजल्ट हैं गाइस, अपोलो हॉस्पिटल के भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स पे फोकस करना पड़ेगा जिनके रिजल्ट अलाइंड है आने वाले हफ्ते में, वो भी कहीं ना कहीं आपको, है ना, आउट परफॉर्म करके प्ले करके दे सकते हैं। तो देखा जाए तो डिफेंसिव में मेटल और फार्मा है ऑलमोस्ट या। बाकी 21 तारीख को एलआईसी इंडिया के हैं, आईटीसी के, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल, औरबिंदो फार्मा अगेन, है ना। कंक्लूजन यही है गाइस कि यहाँ पे निफ्टी में मंडे के सेशन में फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। कॉशियस रहने का व्यू देना चाहूंगा, कमजोरी बाजार में परसिस्ट कर रही है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट में सपोर्ट कर पाए। बाकी जहां तक बात रही सेक्टर्स की, तो सेक्टोरियल बेसिस पे मेटल सेक्टर मंडे को थोड़ा ड्राइव करा सकता है, मेटल के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। और आने वाले हफ्ते में फिर हमें फार्मर सेक्टर पे भी नजर रखती है। मुझे लगता है नेक्स्ट सेक्टर रोटेशन अगर कहीं होगा तो फार्मा में होता हुआ दिखेगा, है ना, वहां पे डिफेंसिव प्ले आपको करने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू ओवरऑल निफ्टी और निफ्टी का आने वाले हफ्ते का। अगर आपको व्यू पसंद आया तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। बाकी आपको क्या लगता है मंडे को या आने वाले हफ्ते में निफ्टी को आप कहां देखते हैं, गैप अप या गैप डाउन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।